नाज़रीन, अगर हम आपको अरबों रुपए के ये कर्जे माफ करवाने वालों के नाम बताएं तो आपको यकीन इल्म हो जाएगा कि ये कोई आम लोग नहीं हैं। लेकिन इसके बाद आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इन हालात में हमारे मुल्क के मुआशी निज़ाम का क्या हाल होगा। आप समझते हैं कि ऐसे कारोबारी लोगों ने भी कर्जे लिए हैं जिनकी नीयत ये थी कि हमने वापस ही नहीं करना? जी हाँ, कुछ परसेंटेज ऐसी भी है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कारोबारियों में भी होते हैं जो कि पहले ही ये सोच समझ के कि हमने वापस नहीं करना वो कर्जा लेते हैं। लेकिन वो आपको पता है कि वो मिली भगत से होता है। वो बैंक वाले उसमें शामिल होते हैं, उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सियासी तौर पे जो जिनका बहुत असर रसूख है, उनके कहने पे वो कर्जे लिए जाते हैं। शेख साहब, आप कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे और इंडिपेंडेंट ग्रुप के वहाँ हेड भी रहे हैं, तो ये बताइए कि आपने कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पर क्या देखा कि पॉलिटिकल प्रेशर कितना होता है इस तरह के कर्जे हासिल करने में? पॉलिटिकल प्रेशर जी बहुत ज़्यादा होता है। जब तक बैंक नेशनलाइज थे तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर हुआ करता था। तमाम कर्जे जब भी कोई ऊपर से कोई फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते थे या प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते थे तो वो कर्जे लिए जाते थे और जिनसे चाहते थे अपने चहेतों को वो कर्जे दिलवाए जाते थे। तो यही वजह है कि आप अभी भी देखेंगे जो कर्ज़ों की आपके पास फहरिस्त आई है ना, जो माफ़ किए गए हैं, उसमें नेशनलाइज बैंक ज़्यादा हैं। वो बैंक जो पूरी तरह प्राइवेटाइज नहीं थे, जैसे एक मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, वो काफ़ी अर्सा पहले प्राइवेटाइज हो गया, तो उसकी परसेंटेज कर्जे तो उन्होंने भी माफ़ किए हैं, लेकिन फीसद पे अगर देखें तो उनकी परसेंटेज दूसरे बैंकों से कम है। IDBP आप देख लें, एक नेशनलाइज बैंक है और वो ज़्यादातर इंडस्ट्री को कर्जे देता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा परसेंटेज में उनके कर्जे माफ़ हुए हैं और उनके डिफ़ॉल्ट हुए हैं, पार्टीज़ के डिफ़ॉल्ट हुए हैं उनकी वजह से। अच्छा, बैंक के लोग जो हैं वो खुद कितने इन्वॉल्व हैं इस तरह के कर्जों में? जब आपको कर्जा दिया जाता है ना तो उसमें एक फिजिबिलिटी बनती है कि भाई ये कारोबार या इंडस्ट्री कितने तक इस पे प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, नफ़ा मिल सकता है और कारोबारी तौर पे कितने हद तक ये कामयाब वेंचर है, कामयाब बिजनेस है। तो उसमें बैंक वालों के ऊपर होता है, वो बड़ी तफसील से उसकी फिजिबिलिटी, उनके एक्सपर्ट होते हैं, वो देखते हैं। तो जब अगर इस तरह के हम जब देखते हैं कि पहले ही साल में किसी फैक्ट्री ने या किसी कारोबार ने कर्जा वापस नहीं किया, तो एक तो ये साबित होता है कि उनकी नीयत ख़राब थी और दूसरा ये सारा बैंक वाले लाजमी तौर पे उनमें इन्वॉल्व थे और उसमें कोई ना कोई प्रेशर उनको दिया गया। वो खुद उनका अपने ऑफिसर्स का प्रेशर हो सकता है उनकी, और ऊपर से मुख्तलिफ मिनिस्टर्स या मुख्तलिफ इन्फ्लुएंशियल लोग उनको प्रेशर डाल सकते हैं। शेख साहब, कुछ लोग फिजिबिलिटी बड़ी बनवा लेते हैं लेकिन प्रोजेक्ट थोड़े पैसों का होता है, ये क्या मामला है? कारोबारी लोग ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ देखिए ना, किसी के ऊपर पाबंदी तो है नहीं, ये नहीं देखा जाता कि उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, रेफरेंसेस क्या है। किसी नए आदमी को किसी इन्फ्लुएंस की वजह से कर्जा दे दिया जाता है और जो बड़े अरसे से कारोबार में हैं, जिनके वेंचर्स अच्छे चल रहे हैं, उनको सालों साल बैंक वाले वो फिजिबिलिटी उनकी देखते रहते हैं और उनको कर्जा नहीं देते। तो हमारे यहाँ जब से ये प्राइवेटाइज हुए हैं बैंक, कर्ज़ों का जो माफ़ करना है वो कंपैरेटिवली कम हो गया है। लेकिन जब पहले नेशनलाइज बैंक थे तो बहुत ज़्यादा कर्जे दिए भी जाते थे, उसमें इन्फ्लुएंस भी होता था और माफ़ भी किए जाते थे। अब ये माफ़ कैसे हो जाता है कर्जा? ये तो अभी पूरा ये जो पिछले कर्ज़ों की अभी बात कर रहे हैं, जो 193 अरब की बात कर रहे हैं, क्योंकि कर्जे तो पहले भी बहुत ज़्यादा माफ़ हुए ना, हर दौर में कर्जे माफ़ हुए। 1971 से लेके अब तक कर्जे माफ़ किए जाते रहे, हर दौर में हुए। जो ये लेटेस्ट आप 193 अरब की बात कर रहे हैं तो उसमें तो जो कलेक्टरल्स थे, जो कोई सरमायाकार ने या एग्रीकल्चरिस्ट ने जो अपना असासा बैंकों के पास रखा हुआ था, तो वो असासे इतने काबिल ही नहीं थे। वो अगर वो बैंक बेच भी देता तो वो भी उसका अपना पैसा वसूल नहीं कर सकता था। तो ये एक पूरा सर्कुलर गवर्नमेंट ने निकाला, स्टेट बैंक ने, तो उसकी वजह से जिन इदारों के पास इतना सरमाया, उन्होंने कर्जा तो ज़्यादा ले लिया था लेकिन उनके असासे बैंकों के पास कम पड़े थे, जो कलेक्ट्रल थे वो कम थे। तो जब कलेक्ट्रल कम थे उन्होंने देखा ये कर्जे तो वापस आ ही नहीं सकते, तो उन्होंने ये सर्कुलर निकाला कि जिनके कर्जे ज़्यादा हैं और अगर उनकी हर चीज़ जो हमारे पास है वो बेच भी दें तो पैसा वसूल नहीं हो सकता, तो उससे बेहतर है कि हम उसको माफ़ कर दें, क्योंकि अदरवाइज़ तो बैंक की बैलेंस शीट पे वो रहेगा और लोग समझेंगे कि बैंक बड़ा प्रॉफिट कर रहा है। इसका मतलब है बैंक तो फिर अपने बचने के लिए कर्जे माफ़ करता है ना? बैंक को, जी हाँ, उन्होंने स्टेट बैंक को कहा और स्टेट बैंक ने भी ये देखा और ये सारा कुछ जैसे मैंने आपसे कहा ना एक्सेस, लेकिन इसमें कई खामियां हैं, कई खराबियां हैं।
वही यही शुरू से ही जो नेशनलाइजेशन हुई उस वक़्त से, इससे पहले हमारे यहाँ अगर देख लें नेशनलाइजेशन से पहले तो बहुत बेहतर थे बैंकों के हालात। तो ये तो बहुत कुछ हुआ है और ये वाकई अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। ये जो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है, मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको कि उन्होंने एक इतना आला स्टेप लिया। देखिए जब तक आप इसको रोकेंगे नहीं, जो सुराख हो रहा है और बड़ा हो रहा है, लोग लिए जा रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा, कर्जे वसूल करने वालों में किस तरह के लोग शामिल हैं? बिजनेसमैन ज्यादा शामिल हैं या कारोबारी लोग शामिल हैं? मैं ये समझता हूँ कि कई अब पॉलिटिशियंस कारोबारी बन गए। उन्होंने बड़ी बड़ी, आप देखिए शुगर इंडस्ट्री में तकरीबन ज़्यादा पॉलिटिशियंस की इंडस्ट्रीज है। तो कर्जे तो माफ़ कराए ज़्यादातर इंडस्ट्री और कारोबारी लोगों ने, लेकिन पॉलिटिशियंस खुद अब आप नहीं कह सकते कि वो, क्योंकि और याद ये है कि जो जिनमें नहीं भी जो खुद पॉलिटिशियन नहीं भी हैं, वो कर्जे उनके तामन से, उनके इन्फ्लुएंस से, उनके ज़ोर से दिए गए। तो वैसे बज़ाहिर जब आप कैटेगरी देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट के कर्जे माफ़ हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ही जाना पड़ेगा वो कौन लोग हैं। शेख साहब, कर्जा जिन लोगों ने माफ़ करवाया है वो खुद अरबपति हैं, इसके बावजूद वो कर्जा क्यों माफ़ करवाते हैं? देखिए जब किसी को कोई चीज़ माफ़ आसानी से हो जाए तो अरबपति भले हो। तो हमारे यहाँ कोई 1 लाख का अगर कर्जा ले ले और वो वापस ना करे तो उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। अगर किसी ने 1 अरब रुपए का कर्जा लिया है और उसने माफ़ करा लिया है तो उसका इन्फ्लुएंस है, उसको पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज मॉर्टगेज करते हैं, रहन रखते हैं, इसका क्या तरीका हो सकता है? क्योंकि बैंक वाले थोड़ी कीमत वाली प्रॉपर्टी को 10 गुना ज़्यादा जाहिर कर देते हैं और कारोबारी लोग भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल शामिल हैं जी। मैं देखिए कारोबारी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई दो राय आपकी राय से मुझे इत्तेफाक है। बिल्कुल वाज़े तौर पे बात है कि दोनों शामिल हैं उसमें, बैंकर्स भी शामिल हैं, कारोबारी बिजनेसमैन भी शामिल हैं और उसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं। और ये भी मैं महसूस करता हूँ लाजमी तौर पर, देखिए जिन लोगों के पास अभी पैसा है, जिन लोगों के पास अभी अच्छे अच्छे असासे हैं और उन्होंने कर्जे माफ़ कराए हैं, उनको अभी भी चेक करना चाहिए और उनसे वो कर्जे वसूल करने चाहिए। शेख साहब, बैंक्स कर्जा जारी करने से पहले प्रॉपर्टीज रहन रखते हैं, मॉर्टगेज करते हैं। ये बताइए कि इसमें फेयर निज़ाम कैसे हो सकता है? इसमें जी फेयर निज़ाम ये हो सकता है कि कोई ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि असेस करती हैं उसकी प्रॉपर वैल्यू, तो रेप्यूटेड कंपनीज से ये असेसमेंट करवानी चाहिए और उसमें जो बिजनेसमैन और बैंकर्स का और वो असेसिंग कंपनीज मिल के ऐसा करती हैं, तो ऐसा तरीकाकार होना चाहिए। कम से कम रेप्यूटेड कंपनी से असेसमेंट उसकी करवानी चाहिए ताकि उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा ना करवाई जाए।